बजट सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है और यह कहा जा सकता है कि बजट को एक तरह से पॉलिटिकल चेहरे ने बनाया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बजट दिलचस्प है, साथ ही पेचीदा है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो हमने पढ़ा उसमें फर्क सा दिखता है। आशाओं और अपेक्षाओं के जो कुछ भी राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे, उन सबको समेटने की कोशिश दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, टैक्स की घोषणा को लीजिए। इससे एक तरह से मिडिल क्लास को फीका सा थैंक यू कहा गया है। एक खास बात और है, और वो ये कि बाजार ऐसे बजट की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो सवाल यह है कि जो ख्याल रखा गया उसके पीछे क्या ख्याल था, और प्रश्न ये कि बजट का लब्बो-लुआब था क्या। आज इसी पर चर्चा करेंगे प्रश्नकाल में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और अर्थशास्त्री हैं धीरज विजयवर्गीय जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। धीरज जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। गुड, एवरेज, पुअर, आप किस श्रेणी में रखते हैं इसे और क्यों? अभी तो मैं इसको एवरेज ही बोलूँगा। इट्स नॉट ए डेकोरेटिव बजट बाय बीजेपी, बट अब की बार काफ़ी ऐसी चीज़ों को ध्यान रखा गया है जिनको कि पिछले 10 साल में थोड़ा नकारा गया था या ध्यान नहीं रखा गया था। तो आई थिंक इट्स ए एवरेज बजट एंड इट्स ए प्रोग्रेसिव बजट। आई विल नॉट से इट्स ए नेगेटिव बजट, बट हाँ पॉजिटिव साइड में है और इसको बड़े धीरे से आगे तक की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें फिर मेरा सवाल यह है कि मैंने बाजार को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। तो ऐसी कंडीशन में आम आदमी को ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था। वो बैलेंस कहीं पर चूकता सा दिखता है आपको? बाजार एकदम डाउनफॉल इसलिए आया था क्योंकि बाजार से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन बजट में आई थी, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके जो था। बट आम आदमी को थोड़ा सा हमेशा ये होता है बजट में कि थोड़ा समझने में टाइम लगता है। बट अगर आप ये देखें तो एक बहुत बड़ा मास है जो कि इससे बेनिफिट होने वाला है जिनको, क्योंकि अगर इंडिया में अगर हम लोग देखें टोटल ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, तो जो एक सैलरी क्लास लोग हैं 15 लाख रुपए से लेकर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए से लेकर जो 15 लाख रुपए तक का है, उसमें एक्चुअली ये जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1 लाख रुपए का जो सरप्लस दिया गया है टैक्सेशन में बेनिफिट देगा, आई थिंक ये बहुत बेनिफिट करेगा सभी लोगों को। हाँ, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन आपने डेकोरेटिव कहा। अब जैसे टैक्स स्लैब ही ले लूँ, अगर डेकोरेटिव को मैं मिडिल क्लास से जोड़ के देख रहा हूँ, अगर मैं टैक्स स्लैब को ही ले लूँ तो वो एक मामूली सा बदलाव है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि सुबह से जिस तरह से लोग उसके कसीदे पढ़ पढ़ कर गा रहे हैं, मुझे उसका रीज़न समझ में नहीं आया। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, ऐसे में ये इसको रिबेट कहना भी अपने आप में ऊँट के मुँह में जीरा है मेरे हिसाब से। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको डेकोरेटिव नहीं बोलूँगा बट प्रोग्रेसिव बोलूँगा, बिकॉज अभी तक उन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं रखा गया था। धीरे धीरे टैक्स स्लैब बढ़ना ही चाहिए। और बट आई थिंक ये 1 लाख रुपए भी अगर मल्टीपल स्लैब्स में हम लोग देखें जिसमें कि कम्युनिटी जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी को ये बेनिफिट देने वाला है, तो आई थिंक प्रोग्रेसिव है। ठीक है, मैं शैलेंद्र भाई अब इसके सियासी पहलू पर आ रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाकर। हम 2 भाई हैं, मैं और स्वप्नेश। जब हम छोटे थे तो हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मिडिल क्लास में आते हैं। जब बर्थडेज होता था तो एक साल मुझे महंगा गिफ्ट मिलता था और एक साल मेरे छोटे भाई को महंगा गिफ्ट मिलता था। उसी कहानी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको बिहार और आंध्रा की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। अब आप ये बताइए मैं राजस्थान की ओर से आपको क्या कहूँ? नहीं, बिल्कुल राजस्थान के लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अगर सोने चांदी पर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम की गई है तो उसका बेनिफिट जयपुर की जेम एंड ज्वेलरी, जो हमारा परंपरागत उद्योग है, बहुत फास्ट डेवलपिंग उद्योग है और जहां यहां से एक्सपोर्ट होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेविंग कैसे बचाऊंगा? देखिए, निश्चित तौर पर टैक्स, जैसे आपने देखा कि आर्थिक सलाहकार ने भी बताया है कि टैक्स स्लैब जो बनाई गई है उससे लगभग 17,500 रुपए का बेनिफिट लोगों को होने जा रहा है। गोल्ड पे रहो ना, आपने सोने की बात आपने खुद निकाली। मैं आपसे कह रहा हूँ सोने पर ड्यूटी घटा दी, सेविंग्स कैसे बचाएंगे? आप देखिए, जब व्यापार बढ़ता है, अगर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो उससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार जब बढ़ता है तो सबको रोजगार मिलता है। और ये जो बजट है ये बेरोजगारी पर बहुत कठोर प्रहार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि निवेश पर भी प्रहार है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, निवेश तो निवेश पर प्रहार है। आप बिल्कुल बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन निवेश पर प्रहार है। मैं बताऊं, प्रहार इसलिए नहीं है, देखिए, क्योंकि निवेश पर आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर अब तक 2024 तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए
यूपीए की सरकार ने लगातार पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी ही की है। अगर आप पिछले बजट को देखेंगे तो वर्ष 2023 में 10 लाख करोड़ का हमने पूंजीगत व्यय किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और उसको हमने 10% बढ़ाकर आज 11 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिख रहा है कि रेलवेज में किस तरह का आधुनिकीकरण हो रहा है, पटरियां बिछ रही हैं, ट्रेनें, नई हाई स्पीड ट्रेनें वंदे भारत आ रही है। देखिए दिक्कत कहाँ है कि आप रेवेन्यू सोर्स नहीं खोज रहे हैं। आपको जब रेवेन्यू सोर्स ढूंढने की जगह आपने कैपिटल गेन वाला रास्ता पकड़ लिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि निवेश के मिजाज से ये बहुत से कारणों से ठीक नहीं था, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को डायरेक्ट बेनिफिट की जगह इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मोबाइल कंपनियों के लिए हम चीज़ों को आसान कर देंगे, तो उसका ये बेनिफिट हमें इनडायरेक्टली मिलेगा कि हो सकता है हमें मोबाइल सस्ता मिले। नहीं, बिल्कुल, ये जब उन्होंने प्रावधान किया है कि आपको मोबाइल सस्ता मिलेगा तो डेफिनेटली मोबाइल सस्ते होने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बजट जो है वो सर्वांगीण, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और हर वर्ग के लिए। आप देखिए एमएसएमई जो है उद्योग, जो 11.6% जिसकी ग्रोथ रेट चल रही थी, उसको हम कितना अब आगे सशक्तिकरण करने जा रहे हैं उस एमएसएमई को, क्योंकि वो आवश्यकता है आज की तारीख की कि हमने उसमें बिना गारंटी के ऋण देने की हमने बात की है। 100 करोड़ का कॉर्पस बनाया जाएगा, और किस तरह से इस पे पूरी तरह से एमएसएमई को किस तरह से फ्लरिश किया बिहार और आंध्रा सुना, क्या वैसा हम राजस्थान नहीं सुन सकते? मान लीजिए ईआरसीपी को लेकर, या मान लीजिए जो पुरानी लंबित मांगें, ईआरसीपी तो ऑलरेडी हो ही चुकी ना। ईआरसीपी पे तो केंद्र ने निर्णय ले ही लिया, वो तो राष्ट्रीय जो निर्णय लेके पैसा कितना आ रहा है ये तो पता चले। हमें तो एमओयू भी पता नहीं चल रहा, हमें तो उस पर कितना पैसा खर्च करने की आपने योजना बनाई है। दिखाई ये दे रहा है कि डबल इंजन में अगर ड्राइवर सीट पर कोई तीसरा दल होगा, जैसे कि बिहार में है और आंध्र प्रदेश में है, तो खुला बेनिफिट है, जिसमें हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि हमें क्या मिला। नहीं, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा ऐड कर दूं स्वप्निल जी, अगर आपने देखा होगा तो पूर्व उदय योजना है, जिसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बिहार में हमारे सहयोगी के साथ सरकार है। तो आप देखिए हमारा जो विजन है वो यही है कि पूर्व जो स्टेट्स हैं जहां डेवलपमेंट होना है उसी के हिसाब से उसको डेवलप किया गया। और आप देखिए विशाखापट्टनम से लेके चेन्नई तक हम एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। मैं बहुत आम समझ का सवाल पूछूंगा जो आम आदमी को समझ में आ जाए, ठीक है? मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड बजट के लैंग्वेज में नहीं ले जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश लंबे समय से बिहार में सीएम है, बीजेपी लंबे समय से उनकी सहयोगी है। बीच का एक वो झगड़े वाला पीरियड में हटा दूं जब दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, तो उसके अलावा आप ही लोग हैं। इसके बाद भी सड़क के लिए पैसा देना है, इसके बाद भी पुल के लिए पैसा देना है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि इतने समय तक आपके शासन करने के बाद भी वो अब भी बीमारू है। और पिछले 7 महीने से मैं आपको सुन रहा हूं, अभी विधानसभा सत्र में आपको सुन रहा हूं कि गहलोत राज ने बीमारू प्रदेश बना दिया। तो जरूरत तो फंड की राजस्थान को भी थी, इस लिहाज से तो फंड राजस्थान को भी आना चाहिए था अलग से, स्पेशल स्टेटस पर। या तो विधानसभा में आप झूठ बोल रहे हैं, और या फिर सेंटर ने हमारी बात सुनी नहीं। 4 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, जो कि अभी दिल्ली में जाकर सबसे मिल के आए, कभी गृह मंत्री से, कभी रेल मंत्री से, कभी किसी से, कभी किसी से। नहीं, आप देखिए जो राजस्थान की पोटेंशियल है यहाँ सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा पे कितना जबरदस्त काम हो रहा है, और केंद्र ने एक सौर ऊर्जा नीति बनाई है। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है वो 3रे नंबर पर बन चुका है विश्व में। तो आप देखिए राजस्थान की जो पोटेंशियल्स है, चाहे विंड एनर्जी को ले लीजिए, चाहे पेट्रोलियम को ले लीजिए, सौर ऊर्जा को ले लीजिए। सोलर एनर्जी के लिए घोषणा हुई, वो तो सब में बटेगी ना, गुजरात में भी, राजस्थान में भी। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा उसको वहां ज्यादा विकसित किया जाएगा। आप देखिए आज जैसे मैंने आपको बताया, अगर सोना चांदी तो पूरे भारत में ही है, लेकिन उसका बेनिफिट जेम एंड ज्वेलरी को जयपुर की पोटेंशियल कहां मान रहा है? गुजरात में, राजस्थान में कहां मान रहा है? बिल्कुल, राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी पोटेंशियल है, गुजरात में भी पोटेंशियल। तो किसे क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए ना। आज राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या बिजली कटौती जो हो रही है, बिजली का उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। आप देखिए, वही मैंने कहा महंगा गिफ्ट अगले बजट में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, बताइए पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 से अधिक जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण के लिए हमने 5,000 रुपए अप्रेंटिस भी देने की हमने बात करी है। तो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुछ बातें कंफ्यूजिंग है। अब जैसे मैं बता देता हूं, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, फिर मैं राजकुमार शर्मा जी के पास जाऊंगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे हम इनकम टैक्स एक्ट का आने वाले समय में, इसी फाइनेंशियल ईयर में।
आप टैक्स में रिबेट भी दे रहे हैं, आपने न्यू रेजिम को ही छुआ है, पुराने रेजिम को तो छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। अब सवाल यह है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की जरूरत पड़ रही है इनकम टैक्स एक्ट के लिए, तो क्या एक्ट ब्रोकन है? पॉइंट नंबर 1, है ना, इस बात को समझना होगा। फिर हमने उस एक्ट को इतने सालों तक ढोया क्यों? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंडिचर क्या? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम है, इसे कोई नहीं नकार सकता, खुद एफएम मैडम भी नहीं नकार रही हैं। लेकिन एपी में एक यूनिट बना देना ये कोई प्रोडक्टिव स्टेप नहीं हुआ। प्रोडक्टिव स्टेप्स क्या हो सकते थे? कहां पर सरकार की प्राथमिकताएं बदली? इस सवाल के साथ मैं धीरज भाई के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब राजकुमार जी मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं। राजकुमार जी, एक वक्त हुआ करता था जब सदन में हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनते थे, अटल जी का युग अगर आप याद करें, उसके बाद से तो हमने रूटीन रिएक्शन ही सुने। बड़ी अजीब सी बात है कि आज जब संसद की कार्रवाई चल रही थी उस समय विधानसभा में प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल हुआ, और जैसे ही शून्यकाल अटेंड कर कांग्रेस के लीडर्स बाहर निकले, उन्होंने बजट सुना भी नहीं है, उन्होंने रिएक्शन दिया कि बजट बर्बाद है। अच्छा हाँ, यही सत्ता पक्ष की तरफ से भी हुआ, उनके भी चेहरे जो बाहर आए, उन्होंने कह दिया ऐतिहासिक बजट है। अरे भाई आपने सुना कब? आप तो प्रश्नकाल में बैठे थे, आप शून्यकाल में बैठे थे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की उम्मीद करना बेमानी है, और आपसे उम्मीद करना तो और ज्यादा बेमानी है। राजकुमार जी। स्वप्निल जी, अमृत काल के अंदर हमारी जो वित्त मंत्री हैं, 7वीं बार महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया, और बजट पेश करने के बाद हिंदुस्तान के आम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हमारे साथ केवल टीवी पे देखने का एक सीरियल होता है ना, 2 घंटे का देखते हैं हम, केवल वो देख के निकले। हिंदुस्तान का आम आदमी इंतजार कर रहा था, 1 घंटे 30 मिनट से कम का था। हिंदुस्तान का आम आदमी इंतजार कर रहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के लिए कोई विशेष घोषणा होगी। आम आदमी इंतजार कर रहा था कि 3 लाख का जो स्लैब है वो 5 लाख के आसपास जाएगा। नहीं, मकान की हुई और हमारी जो गृहिणी वित्त मंत्री हैं, जो महिला वित्त मंत्री हैं, उससे हमारी रसोई मजबूत होगी। लेकिन रसोई में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल, गैस, डीजल, तमाम तरह की चीज एज इट इज रही, क्योंकि ये बजट जो था ये सहयोगियों को ताकत देने के लिए था, क्योंकि सरकार बैसाखी के भरोसे चल रही है। जी, एक भी चीज अच्छी थी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो सहयोगियों को ताकत देने की सरकार है। सहयोगियों को इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार बैसाखी पे चल रही है। और जो राजस्थान के साथ होना चाहिए था, सोतेला व्यवहार, वो इन्होंने किया है बजट में। तो वो इसलिए था, मैं मेरी बात पूरी करूं, सोतेला व्यवहार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्या सीट दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार इनसे खींच मिटाना चाहती थी, और राजस्थान के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। मैं बताता हूं, यूपीए के टाइम पे हमने देखा जब रेल मंत्री या तो बिहार से आप लालू प्रसाद यादव को बनाते थे या फिर ममता बनर्जी को बंगाल से बनाते थे, अधिकतर रेल की घोषणाएं तो उन्हीं 2 राज्यों में चली जाती थी। एनडीए ने भी वही कर दिया, है ना? एनडीए ने कर दिया, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को और बिहार को विशेष पैकेज दिया है। अरे भाई वो तो आप भी करते थे, और हम तो कांग्रेस पार्टी तो बार-बार आरोप बिहार में लगाती आपने है विशेष कि आप विशेष उद्योगपति बिहार में साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब आपने राज्यों के साथ भी व्यवहार करना चालू कर दिया। नहीं, जब आप चुनावों में जा रहे थे राजकुमार भाई, आपने ये कहा था कि हम बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देंगे, एनडीए ने दे दिया। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा हूं क्या एक भी पॉइंट अच्छा है। पी चिदंबरम बता रहे हैं कि जॉब्स में इंसेंटिव वाला जो पॉइंट है वो तो हमारे ही मैनिफेस्टो से उठाया है। जॉब्स को लेकर जो फलाना पॉइंट है वो भी हमारे ही मैनिफेस्टो से उठाया है। तो कम से कम वो 2 पॉइंट तो लॉजिकल है, वो 2 पॉइंट तो अच्छे होंगे कि वो भी नहीं है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने 76 पेज का घोषणा पत्र किया था। हाँ। उसमें से एक लाइन नहीं डाली आज। मोदी जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, गारंटियां दी थी देश को, उसमें कोई गारंटी नहीं है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान आज भी चीखते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आप बताइए कितने रोजगार पहले दे दिए। और जो 10 साल जो इन्होंने बजट पेश किए उनमें से 50% बजट मैं सपोर्ट करता हूं, बल्कि इसको आगे ले जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो 3 कानून सेंटर को वापस लेने पड़े, उसके एक्सटेंशन में क्या होने वाला है वो इस बजट में नहीं है। किसानों की आय अब कब दोगुनी होगी उसका भी कोई रोड मैप इस बजट में मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एज एन एक्सपर्ट, धीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धीरज जी, बहुत मिनिमम हमने 2047 ये सुना बजट में। अमृत काल तो सुना ही नहीं मैंने। विकसित भारत शायद 1-2 बार कहीं बीच में आया था, और आत्मनिर्भर का तो मेंशन ही नहीं था। तो इस बजट में आकर क्या सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज बदली हैं? क्या सरकार की प्रायोरिटीज चेंज हुई है इस बजट के थ्रू? आप इसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं स्वप्निल। और ये जो पिछले इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली इस बजट पे है। एग्जैक्टली, हाँ। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे को ये बहुत ही बैलेंस्ड और थोड़ा डिफेंसिव टाइप का बजट है ये। इसमें जो बीजेपी का टिपिकल स्टाइल ऑफ एग्रेशन है वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने खुद ने कहा कि ये बजट में कट कॉपी पेस्ट किया गया है, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें से बहुत सारा कंटेंट वो एज इट इज कॉपी किया गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को कंसोलिडेशन इसमें करना चाहिए।
तो हाँ, डेफिनेटली वो जो कई ऐसी बातें हैं जिनको विपक्ष हमेशा जुमला कह के बोलते थे, और मोदी जी का भी वो एक पैटर्न और स्टाइल था, वो इसमें नज़र नहीं आया है। तो डेफिनेटली वो जो इलेक्शन का असर है वो बहुत है, और जनता को, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ध्यान में रखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जो कि इसके अंदर ऐड की गई हैं। वो इम्प्रेसिव पॉइंट है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंडिया से ज़्यादा, चूंकि पॉलिटिकल साइड ट्विस्टेड है, ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल चेहरे के द्वारा बनाया गया बजट नज़र आता है, ऐसे में ये इंडिया से ज़्यादा एनडीए का बजट है? यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो अब जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उस पॉइंट को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। धीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंजम्पशन अभी हम ऑल टाइम लो पर है, कंजम्पशन हमारा कमज़ोर है। तो मेरा सवाल आपसे ये, मेरा जो पॉइंट जो मैंने रीड किया, 5-6 योजनाओं का बंच उछाल दिया गया है। कहने का मतलब है कि मशीन गन का मुंह खोला, तर गोलियां चलाई, एक तो निशाने पर बैठेगी। उस लिहाज से 4-5 में से एक शॉट तो लगेगा ही। तो ऐसे में ये कुछ बातों को, खासकर रोजगार को लेकर या फिर खेती को लेकर या फिर दूसरे फील्ड्स में, एक ये उम्मीद तो देता है कि एक तो निशाने पर लगेगा और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉरपोरेट के साथ में जो एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम है और उसके साथ में कुछ इंसेंटिव है, ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजिक तरीके से, बहुत ही मैं बोलूँगा कि बहुत समझदार लोगों का बनाया हुआ ये एक फ्रेमवर्क मुझे लग रहा है, और जो कि आने वाले भारत के लिए, आने वाले इंडिया के लिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। मैं सिर्फ इसकी नॉलेज ही नहीं, मैं खुद भी बिजनेस में हूँ और आईटी बिजनेस में हूँ, और मैं ये बहुत सारे स्ट्रगल हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कि क्वालिटी जो हमें एक मेन पावर नहीं मिलता है। आई थिंक एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड एक फ्रेमवर्क है, जो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 साल 5 साल में इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो शैलेंद्र भाई मुझे एक बात बताइए, रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स के पैकेज की घोषणा हुई है। कोई ना कोई तो क्लिक करेगा ही, मैं इसको लेकर तो श्योर हूं। क्या ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि चुनावों के दौरान बेरोजगारी को लेकर जो बैकलैश आपने सहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, इसलिए आपको करना पड़ा? नहीं, आप देखिए, या इसका वक्त आ गया था? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो एक कितना बड़ा रिकॉर्ड था जो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद किसी ने बराबरी किया, और लगातार एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से आए थे, ये पूर्ण बहुमत से वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आज आप देखिए कि भारत की जनता ने उन पर विश्वास किया, उनकी जो नीतियां थी, हमारे जो कार्यक्रम थे, हमारी योजनाएं थी, उन पर उन्होंने आस्था व्यक्त की, और जो आशाएं और अपेक्षाएं थी उस पर भी हम धीरे धीरे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आज 10 साल में हमने मकान 4 करोड़ मकान बना के दे दिए, और इस बजट में आपने देखा 3 करोड़ मकान हम और बनाने जा रहे हैं 5 सालों में। आप जो रोजगार की बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 23 तक का ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का आंकड़ा है, वो बिल्कुल प्रमाणित है, क्योंकि 14.5 करोड़ लोगों ने, मेरी बात सुनिए ना, 14.5 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ कटाया है। नहीं, हम कटाया है, देख रहे हैं। तो आप देखिए ना, तो रोजगार सृजन हुआ है, और उस रोजगार सृजन को और बढ़ाने के लिए हमने इस तरह के योजनाएं लाए। रिफ्लेक्शन क्या है? योजनाएं तो आप बहुत सारी लाए, पिछले बजट में बड़ी बड़ी स्कीम्स की आप बात किया करते थे, मेगा स्कीम्स थी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि गठबंधन सरकार की चुनौतियां देखी मैंने इस बजट में, क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन तो दिखा ही नहीं। हमने स्मार्ट सिटी नहीं सुना, गंगा मिशन नहीं सुना, ऐसी कोई भी बड़ी स्कीम सुनाई नहीं दी। नहीं, क्यों नहीं सुनाई? आपने देखा ना, शहरी विकास के लिए हमने जो प्रावधान किए गए, 100 प्रमुख शहरों का चुनाव कर उनका किस तरह से सर्वांगीण विकास करना है, वहां पर जल पूरी तरह से मिले, जल आपूर्ति हो, किस तरह से सीवेज प्रॉब्लम्स वहां नहीं रहे, किस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो ये पूरी हमने रखा है। इस पर आपका फोकस आया है, छोटे उद्योगों पर तो आपका फोकस आया है। एमएसएमई लेकिन बहुत बड़ी व्यवस्था, कोई नई स्कीम नहीं है, पुरानी ही स्कीमों में थोड़ा बहुत यहाँ वहां से घटजोड़ कर आपने चीजों को कर दिया। आप बताइए, आसानी से कर्ज देना, आवंटन बढ़ा देना, ये इसके लिए कोई आपने नई स्कीम नहीं डाली है जिसको हम ये बोले कि प्रधानमंत्री छोटे उद्योग प्रोत्साहन योजना, या ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, क्यों नहीं है? आप देखिए ना, नहीं आप देखिए स्कीम ना, बताइए। जो स्कीमें चल रही हैं हाँ। उन्हीं स्कीमों को हमने आगे बढ़ाया है, Exactly। प्लस उसको और सुदृढ़ीकरण किया है। आप बताइए तो ना, मेगा स्कीम्स की बात जो आप करते थे इस बार नहीं कर कौन पाए सी हैं। मेगा क्यों स्कीम? नहीं आप जैसे मेरे को एक एग्जांपल बताइए ना, उसकी फिर मैं बात चर्चा करता हूं मेगा स्कीम की। आप ठीक है। बताइए बताइए अब इसमें स्मार्ट सिटी जैसे स्मार्ट सिटी था, क्या था? हमने अभी शहरी बजट में? नहीं, अब आप देखिए ना, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि शहरी विकास में 100 शहरों में संपूर्ण संरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क को विकसित किया जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया जल आपूर्ति हो गई, सीवरेज उपचार हो गया, आवंटन ठोस बताइए। अवशिष्ट प्रबंधन हो गया। आवंटन बताइए इसमें। तो है आवंटन बताइए इसमें। अब वो आवंटन धीरे धीरे बजट जैसे आपको आगे तो आ खुलेगा चुका तो आवंटन भी होगा। अच्छा, तो गंगा हमारा नहीं ये आपका हमारा एक जो और उद्देश्य है गंगा वो यही है। इस पे हमने ग्रामीण विकास पर भी बहुत ध्यान दिया गया। अगर आपने और देखा किसानों होगा, पर? किसानों बिल्कुल की आय किसानों पे वृद्धि क्यों कैसे नहीं की? होगी? आए क्या हमने 50% बढ़ा दी है लागत की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी प्री बजट जो अंतरिम बजट आया था उसके बाद हमने 14 प्रमुख जो फसल थी उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे बढ़ी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं देखिए, 2014 में गेहूं की एमएसपी, नहीं मेरी बात सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूं। एक बात मैं थोड़ा आपको सा बताता हूं, मैं आपको सिंसियरली मेरी बात को सुनिएगा। यही बजट फरवरी में आया होता तो चुनावों में आपके लिए स्थितियां डिफरेंट हो जाती। विश्वास मानिए मेरा, ये अंतरिम का एक्सटेंशन है। कितने दिनों के लिए है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। मतलब अगर कोई रिफॉर्म के आसपास का बजट होगा तो वो 2025 में हम देखेंगे। आप समझिए इस बात को। इस बार आपने गिफ्ट्स बांटे हैं, दिल खोलकर गिफ्ट्स बांटे जो कि आपकी वर्किंग स्टाइल से अलग दिखते हैं। बुराई क्या है? मानिए ना आप लोग कि हाँ स्टॉक मार्केट पर हमने लगाम लगाई है, नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हमने स्टॉक मार्केट पर लगाम लगाई है। आप ये कहेंगे कि नहीं, हमने दरअसल इस तरीके से एक डायमेंशन क्रिएट करने की कोशिश की। ये सिर्फ घुमाना ही तो हुआ ना बात को। नहीं कोई घुमाना नहीं है। आप देखिए वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे तो 2014 में एमएसपी क्या थी? गेहूं पे 1400 रुपए थी, आज 2275 रुपए। चावल 1310 था जो आज बढ़ के 2300 रुपए हो गया। बाजरा 1200 था, 2500 हो गया। सरसों 3000 थी, 5650 हो गया। तो Cost of 50% productivity तो बढ़ी है। बिल्कुल, तो Cost of 50% productivity यही हमने कहा है ना, बीच जो का हमने 20 कहा था आपने। 1.5 गुना, बजट 1.5 से 2 बीज गुना सस्ते हुए क्या? खाद सस्ती हुई क्या? बिल्कुल खाद सस्ती है। 267 रुपए का खाद डीएपी का कट्टा मिल रहा है। आप बताइए, हम 1800 रुपए सब्सिडी दे रहे बजट हैं। में सस्ता किया क्या? सस्ता ऑलरेडी है, करने की अच्छा, ठीक है। 267 ठीक है। प्लस आप देखिए कृषि का बजट, हाँ। कृषि का बजट 2014 ठीक ठाक पर था। 22,000 करोड़ था। हमने आज 1.52 लाख करोड़ कर दिए। आप देखिए ठीक है। 6 गुने से अधिक वृद्धि हुई ठीक है। है। तो ये आपको बताता बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ठीक है। 10,000। राजकुमार जी, आप बताइए, आपके हिसाब से इस बजट में खेती सरकार पर का हमने फोकस ध्यान दिया आपको कि क्या 1 नजर करोड़ आया? लोग बहुत किसान से भाइयों points को तो मैंने बोल प्राकृतिक दिए। खेती के लिए प्रोत्साहन करेंगे। हाँ। तो ऐसे बहुत से ठीक है। तमाम नवाचार। ठीक है, और चलिए आप देखिए एक और नई बात कही है, चलिए। नवाचार और अनुसंधान के लिए भी हमने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नवाचार ताकि और अनुसंधान देश आप पहले ही बोल चुके थे। देश आपको याद को नहीं होगा, किस अनुसंधान तरह और से नवाचार आप देश पहले का ही बोल विकास चुके हैं। हो हर क्षेत्र में, हर स्तर में। जैसे आपको अरे भाई, वित्त मंत्री ने खुद कहा कि हम पुरानी घोषणाओं को इस बजट में डालेंगे, आपको सुनने को मिलेगा, हमने सुना। पीवी जो इनके चिदम्बरम जी हैं, नहीं, उन्होंने अभी इस नहीं, बजट मैं extend कर को रहा हूं 5 प्रोत्साहन मिनट। किया है उस बजट ठीक का। है, 2 मिनट, मैंने 5 मिनट के लिए एक्सटेंड किया, मुझे दूसरों को भी मौका देने दे शैलेंद्र भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजकुमार जी मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से इस पर फोकस क्या रहा है? फोकस अगर कहीं डगमगाया तो कहाँ डगमगाया? स्वप्निल जी, मैंने कहा ना आपको कि ये तो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है और अपने सहयोगियों को ताकत देने का इन्होंने प्रयास किया है। और सहयोगियों को ताकत इसलिए दे रहे हैं ताकि वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। और ये इसलिए हुआ है कि 2014 में ये अच्छे मेजोरिटी में थे, 2019 में अच्छे मेजोरिटी में थे, और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का घमंड हिंदुस्तान के 140 करोड़ मतदाताओं ने तोड़ा। और तोड़ा, उसका परिणाम दिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को लुभाने का प्रयास किया है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार है, राजी नहीं हुई है। राजी जब होती बजट लोग रसोई को फायदा होता, आप ये कह रहे हैं कि बजट लुभावन था तो इसमें लोगों के बेनिफिट की कुछ चीजें तो है। मैंने क्या कहा? रसोई कमजोर है, किसान कमजोर है, और जहां रसोई कमजोर होती है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने असफल प्रयास किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करने के पॉइंट्स देने होंगे, तमिलनाडु को ताकत दी है, प्रयास राजस्थान को भी ताकत देते हैं। अच्छा, राजस्थान में क्यों नहीं दी? राजस्थान के साथ भेदभाव क्यों किया? राजस्थान के साथ भेदभाव क्यों किया? राजस्थान को पानी चाहिए, और ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान में एक जुमला बन चुका है कि ईआरसीपी का पानी आएगा, बजट हो गया, एमओयू हो गया, साइन हो गया। अरे भैया, पानी कब आएगा? वो खेत पानी मांग रहे हैं, 13 जिलों के खेत पानी मांग रहे हैं, किसान का कंठ सूखा है। अच्छा होता उसमें घोषणा करते, और घोषणा करके बजट भी बढ़ाते, तो राजस्थान के लोगों को, किसानों को फायदा मिलता। राजस्थान को लेकर मैं 30 सेकंड दे रहा हूं शैलेंद्र भाई, उनके बाद मैं धीरज भाई के पास जाऊंगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बहुत सारी गारंटियां
प्रधानमंत्री मोदी देकर गए थे तब ये उम्मीद थी कि आपको 25 सांसद मिलेंगे, नहीं मिले, इसीलिए उन गारंटियों में से कोई भी एक चीज की घोषणा अलग से नहीं हुई बजट में, या क्या हुआ है? कौन सी घोषणा नहीं हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ERCP का क्या सुना हमने? ERCP ऑलरेडी MOU हो चुका है, ERCP का तो शब्द ही नहीं बोला गया। सुनो तो सर, आप ऑलरेडी वो आप देखिए बहुत दिनों बाद PKC सुना मैं। नहीं देखिए PKC इंटीग्रेटेड ERCP लिंक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और किस तरह से काम भी शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज का वित्तीय स्वीकृतियां हो गई है, तो ERCP 5 साल अब ये तो चाहते हैं हथेली पे सरसों उग जाए। 5 साल बाद आप रुक जाइए, बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, आपने छत्तीसगढ़ से एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की जो वहां के सीएम ने मना कर दी, फिर आपने ERCP को लेकर एक पॉइंट कहा जो MP के अधिकारी ने मना कर दी। अब हम भरोसा कैसे करें? नहीं कोई, मैंने कहा ना, कोई ERCP को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये जबरदस्ती इसको उठाया जा रहा है। 90% वित्त पोषण जो है वो केंद्र करेगा, और ये मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। राजस्थान की जो 21 जिले हैं वहां पर 5-6 सालों में पानी की आपूर्ति हम इतना तो तय है। धीरज भाई आप मुझे बताइए, इतना तो तय है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से ये बजट बना, और अब इस बजट के नतीजों के आधार पर आगे का रोड मैप बनाना होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फिर बदलाव हमें देखने को मिल जाएंगे रिफॉर्म के नाम पर 2025 में? मिलना तो चाहिए, लेकिन अभी राजस्थान में जैसे मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेके वोकल भी हूँ। इस इतने बड़े बजट में राजस्थान, अगर आप देखें तो इंडिया में जो बिजनेसेस हैं उस बिजनेसेस में IT ऑटोमेशन के लिए काफ़ी सरकार फोर्स करती है डिजिटलाइजेशन को लेके। लेकिन इस पूरे बजट में एक IT वाला पार्ट को बिल्कुल मिस कर दिया है, और इसमें बहुत सारे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान भी हैं, स्पेशली अगर आप देखें। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में बहुत टाइम से हम ये बात बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे एक IT पार्क स्टैब्लिश किया जा सकता है, यहाँ पे एक IT जोन स्टैब्लिश किया जा सकता है, जिससे हमारे यहाँ पे स्टेट के रेवेन्यूज भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। टाइम भी है क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है और आप तुरंत लोगों को आकर्षित कर सकते थे। और हमने लास्ट टाइम भी जब डिस्कशन हुआ था तो काफ़ी इस बात को हमने रखा था। एंड राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर IT पेनिट्रेशन के लिए अब काफ़ी बड़ा स्कोप हो गया है, बिकॉज आज की डेट में पेनिट्रेशन मतलब अगर हम बेंगलोर की बात करें या हैदराबाद की बात करें, यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है। पूना की बात करें तो राजस्थान में एक पूरा वो एक स्टैब्लिशमेंट बन सकता है बहुत बड़ा। उस पर पता नहीं राजस्थान गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस कर रही है, और IT के ऊपर लेके काफ़ी कुछ आना चाहिए था, हमें लग रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी बिजनेसेस, बेसिकली जो IT ऑटोमेशन से जो कि यहाँ के व्यापारी लोग हैं या इंडिया में जो व्यापारी लोग हैं, हम GST लेके आ गए। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से स्टेट बजट, और उसके बाद वैसे अमूमन होता ही है कि प्रदेश में होता ही है कि सेंट्रल बजट आने के बाद स्टेट का बजट आता है। इस बार अगर स्टेट का बजट पहले आया तो कोई खास चेंज होने वाला भी नहीं है। हमने बिना बात के सेंटर के बजट का इस्तेमाल किया, उसका कोई एक्सटेंशन या उसका कोई संशोधन इसमें आने वाला नहीं है। ये तो मुझे मोटे तौर पर तो जो स्वप्निल जी आपने कहा ना, क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता था, मैंने उस बात को अभी रखने की कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ERCP जैसे काफ़ी टाइम से पेंडेंसी चल रही है, कुछ काम चल रहा है, कभी रुक जाता है। तो आई थिंक स्टेट में भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, और सेंट्रल के साथ में वो डबल इंजन वाली सरकार वाला मॉडल दिख नहीं रहा है अभी। मैं इसीलिए एक पॉइंट और मैं एक्सटेंड कर देता हूं, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। कम से कम स्टेट के बजट में एक पॉइंट था जो नॉन यहाँ पर जो राजस्थानी नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके कॉन्क्लेव की बात कर एक एक्स्ट्रा निवेश का माहौल क्रिएट करने की कोशिश उसके जरिए की गई है। वैसा कुछ पॉइंट और मैं आपको ऐड कर देता हूँ सुनील जी। राजस्थान के लिए जो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जो मारवाड़ है, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी मंजूरी दी गई है, और किस तरह से राजस्थान में जो तिलहन और दलहन का उत्पादन होगा हमने सुना आज। बिल्कुल कहाँ सुना? बिल्कुल है, कहाँ सुना? है ना, आप देखिए ना। कहाँ सुना? मैंने 1.5 घंटे की पूरी स्पीच सुनी है। स्पीच सुनिए आप 4 आर्टिकल लिखे उस पर बैठकर अपनी वेबसाइट के। नहीं, बिल्कुल मारवाड़ में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी मिली है, और आप देखिएगा किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। प्लस जो राज्य का हिस्सा है वो 7,000 करोड़ से बढ़कर मिलेगा। लास्ट में पॉइंट आपको दे रहा हूं, आप भी शॉर्ट में 10 सेकंड बोलने, फिर मैं क्लोज करूंगा। स्वप्निल जी, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बजट है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। राजस्थान के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। राजस्थान के मतदाताओं के साथ, राजस्थान की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तो लोग कह रहे थे। नहीं, मैं एक बात विरोधाभासी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने प्रयास के भी नंबर नहीं दिए। आपने कहा एक असफल प्रयास किया, राजस्थान में कुछ मिला ही नहीं है। राजस्थान के लोग तो अरे पर ये तो देश का बजट था, ये तो देश का बजट था।
तो जो देश को मिला है वही राजस्थान को मिला है। तो यही प्यार लड़ने में की तो विधा- बेईमानी मत करो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को थोड़ा ज्यादा मिला है। उसके साथ प्यार ही नहीं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।